This video is for educational purpose and is not intended to hurt anyone's sentiments. The video source includes all the resources available on the internet for general public. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप सब देख रहे हैं रहस्य खुलासा चैनल को। तो आज की कहानी उस क्रिमिनल के बारे में है जो कोई छोटा मोटा क्रिमिनल नहीं है, वो इस वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस क्रिमिनल है। आप इसे क्रिमिनल, सीरियल किलर या रेपिस्ट जो कहना चाहें बोल सकते हैं। आपको बता दूं, इस क्रिमिनल का खौफ इतना ज़्यादा था कि गन स्टोर से सारे गन बिक गए थे और जितने भी लेडीज़ हैं उन्होंने डिफेंस क्लासेस लेना शुरू कर दिया था। और इस क्रिमिनल के बहुत सारे नेम भी थे जो कि प्रेस ने दिए थे, जैसे कि द गोल्डन स्टेट किलर, ईस्ट एरिया रेपिस्ट, वाइसालिया रैनसैकर। तो आइए जानते हैं एक ऐसे पुलिस ऑफिसर की कहानी जो कि लोगों की मदद या उनको बचाने की जगह उनके कत्ल करता था और परेशान करता था। तो हम बात कर रहे हैं जोसेफ जेम्स डीएंजेलो की, जिसे हम द गोल्डन स्टेट किलर भी कहते हैं, और भी इसके कई नेम हैं, जिसने करीब 13 मर्डर, 51 रेप्स और 120 घरों में चोरियां की कैलिफोर्निया में। और ये तो सिर्फ ऑफिशियल नंबर हैं, बट ओरिजिनल नंबर इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, हमें क्या पता। और इसने ये सब अराउंड 1974 से 1986 के बीच में किया। ऐसा नहीं था कि वो पहले से ही कत्ल करता आ रहा था। पहले वो घरों में चोरी किया करता था और छोटे मोटे आइटम्स जैसे स्टैम्प्स, ईयररिंग्स, रिंग्स और बुलेट उठा कर ले जाता था और कभी पकड़ा नहीं जाता था। बट सितंबर 11, 1975 की रात करीब 2 बजे वो चोरी करने क्लॉडिस स्नेलिंग के घर में मास्क लगाकर घुसा, जिनकी एज उस समय 45 थी। वो चोरी कर ही रहा था कि स्नेलिंग जग गया और उसने डीएंजेलो को कॉन्फ्रंट किया, बट पकड़े जाने के डर से डीएंजेलो ने स्नेलिंग को 2 गोली मारी और वहाँ से भाग गया। और ये सब उसकी बेटी बेथ ने देख लिया और वो वही बेहोश हो गई। बेथ का हिप्नोसिस करवाया गया ताकि और ज़्यादा डिटेल्स निकलवाई जा सके, बट कोई ऐसी मेजर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। दिसंबर 12, 1975 की रात वो मास्क पहनकर एक घर के गार्डन में घुसा, बट विलियम मैगुएन जो कि पुलिसमैन थे, वो उस वक्त वहीं पेट्रोलिंग पे थे। उन्होंने उसे पीछे से गन पॉइंट पे लिया और सरेंडर करने को बोला, बट उसने एक्टिंग किया कि वो सरेंडर कर रहा। बट जैसे ही उसको मौका मिला, उसने अपनी गन निकाली और विलियम की ओर चला दी, जो कि उसके टॉर्च पे जाकर लगी और वो मौके का फ़ायदा उठा के वहाँ से भाग गया। ये जो 2 इंसिडेंट हैं, ये तो कुछ भी नहीं थे। और अब आता है ईयर 1976 और अब डीएंजेलो चोरी के साथ औरतों को अपना निशाना बनाता था और उनके साथ रेप करता था। जनरली वो ऐसे घर चुनता था जहां औरतें अकेली रहती थी या वो औरतें जो अपने बच्चों के साथ रहती थी, और वो घर खुले में हो ताकि उसे भागने का पूरा मौका मिल सके। पहले तो सिर्फ वो अकेली औरतों को ही अपना निशाना बनाता था, बट अब वो कपल्स को भी नहीं छोड़ता था। पति के सामने ही उसकी वाइफ का रेप करता और फिर दोनों को मार देता था। कुछ इंसिडेंट्स बताता हूँ आपको उसके। पहला, एक जगह एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी टू हैव अ डिस्कशन कि हम लोग कैसे वीमेन की सेफ्टी सिक्योर कर सकते हैं। वहाँ पर एक ने बोला कि कोई आदमी दूसरे आदमी की बीवी का रेप उसके सामने नहीं कर सकता, और कुछ दिनों बाद ही डीएंजेलो ने उसकी वाइफ का रेप उसी बंदे के सामने किया, उसको बांधकर, और फिर दोनों को मार दिया। दूसरा, मार्च 30, 1980 में चार्लेन स्मिथ और लाइमन स्मिथ अपने घर में होते हैं। डीएंजेलो वहाँ पहुँचता है, गन पॉइंट पे दोनों को रख कर बांध देता है, चार्लिन का रेप करता है और फिर
एक लकड़ी उठाता है और उसी लकड़ी से दोनों को सर में वार करके मार देता है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि उसने दोनों को एक स्पेशल नॉट से बांधा था, जिसको डायमंड नॉट भी कहते हैं। इसलिए डीएंजेलो का एक नाम डायमंड नॉट किलर भी है, और वो क्राइम करने के बाद भी विक्टिम्स को फ़ोन करके उनको धमकी देता था। आप रिकॉर्डिंग सुनिए। Hello? Hello? ऐसे ही उसने और भी कई क्राइम किए 1981 तक, बट 1981 से 1986 तक उसने कोई क्राइम नहीं किए। फिर 1986 में उसने लास्ट क्राइम किया। 1986 में उसने जैनेल लीसा क्रूज नेम की एक लड़की का रेप करके उसे मार दिया। और जिस समय उसने ये सब किया, उस समय जैनेल की फैमिली वेकेशन पे गई हुई थी, और ये उसकी ऑफिशियली लास्ट रिपोर्टेड क्राइम थी। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये इतने क्राइम करता था तो पकड़ा क्यों नहीं जाता था। फर्स्ट रीज़न ये है कि ये कुछ क्राइम लेट्स से 10 सिटी ए में करता था, फिर कुछ महीनों के लिए इनएक्टिव हो जाता था, फिर जब दोबारा से क्राइम करता था तो ये दूसरे सिटी में करता था। तो इससे होता ये था कि पुलिस को इनिशियली ये लगता था कि ये दोनों सिटी में जो क्राइम्स हुए हैं वो अलग अलग बंदों ने किए हैं, इसलिए इन्वेस्टिगेशन में और ज़्यादा टाइम लगता था। ऊपर से आपको तो पता ही है कि अलग सिटी की अलग पुलिस होती है और वो अपने एरियाज़ के क्राइम को ही देखती है। तो यहाँ पर अगर सोचिए, अगर पुलिस को पता ही नहीं होगा कि जो बंदा उनके सिटी में क्राइम कर रहा वो कहीं और भी क्राइम कर चुका है। बेसिकली मेरा मतलब ये है कि अगर दोनों सिटी की पुलिस साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन करती तो डीएंजेलो जल्दी पकड़ा जाता। पुलिस को बेसिकली बाद में उसके क्राइम करने के तरीके से पता चला कि जो बंदा अलग अलग सिटी में क्राइम कर रहा वो कोई और नहीं, एक ही बंदा है, क्योंकि उसका कुछ फिक्स पैटर्न था। जैसे क्राइम करने से पहले वो क्राइम स्पॉट को पूरी तरह से एनालाइज करता था बहुत दिनों तक, जिसका विटनेस उस एरिया के लोग होते थे। और दूसरा पैटर्न ये था कि वो जब लेडीज़ का रेप करता था तो उनका हाथ डायमंड नॉट के पैटर्न से बांधता था, और जो हस्बैंड था उसका हाथ पीछे करके बांध देता था और उस पर प्लेट रख देता था और बोलता था कि अगर ये प्लेट गिरा तो मैं तुम सबको मार दूंगा। तो ये कुछ पैटर्न थे, इसकी वजह से पुलिस कंफर्म हो गई थी कि जितने भी क्राइम अलग अलग सिटी में हो रहे हैं उन्हें करने वाला बंदा एक ही है। सेकेंड रीजन उसके ना पकड़े जाने का ये है कि डीएंजेलो खुद भी एक पुलिस ऑफिसर था, तो उसको पता था कि पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेशन करती है। तो वो उस हिसाब से क्राइम स्पॉट से कोई क्लू नहीं छोड़ता था, और ऊपर से वो पुलिस में था, तो अगर कोई क्लू उसके खिलाफ मिल भी जाए तो वो उसको मिसप्लेस कर सकता था, क्योंकि उसके पास वो प्रिविलेज थी। और उसके एक कलीग ने ये भी बताया कि वो कई इन्वेस्टिगेशन टीम को लीड कर चुका था जो क्राइम स्पॉट को इन्वेस्टिगेट करने जाती थी। तो हो सकता है कि वो अपने ही किसी क्राइम स्पॉट को इन्वेस्टिगेट करने गया हो और क्लू को ख़त्म कर दिया हो। और आपको तो पता ही है कि 90s में डीएनए टेस्टिंग टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हुई थी, तो कोई चांस ही नहीं था डीएंजेलो के पकड़े जाने का। ऐसे ही समय बीता और ईयर आया 2014, और सैक्रामेंटो में एनी मरे शुबर्ट नेम की एक नई डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी आई, और उन्होंने पुरानी फाइल्स देखी। और जब उन्होंने डीएंजेलो केस की फाइल देखी तो उन्होंने इस केस को रीओपन कर दिया, और 2 साल तक इस केस को पूरी अच्छी तरीके से देखा समझा, इस केस के विक्टिम से बात की, और फिर 2016 में उन्होंने एक स्पेशल टीम बनाई
जो इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगी। लोगों ने बोला कि इतना पुराना केस है, वी शुड लीव इट, बट उनका कहना था कि लोगों को जानने का हक है कि जो भी उनके साथ क्राइम हुए वो किसने किए। और 2016 तक डीएनए टेक्नोलॉजी भी बहुत एडवांस्ड हो चुकी थी। तो स्पेशल टीम ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और जितने भी विक्टिम्स और सर्वाइवर थे उनसे फिर से बात की ताकि और एविडेंस और क्लू मिले। वो अपना इन्वेस्टिगेशन करते रहे और उनके पास डीएंजेलो का डीएनए तो था ही, जो कि उन्होंने क्राइम स्पॉट से कलेक्ट किए थे, और समहाउ उन्होंने डीएंजेलो का डीएनए एक वेबसाइट GEDmatch.com पे डाला ताकि कोई मैच मिले, एंड टू देयर सरप्राइज उनको एक मैच मिल गया। अब GEDmatch.com वेबसाइट क्या है इसको भी जान लेते हैं। ये एक ऐसी वेबसाइट है जिस पे सब अपना डीएनए का डेटा अपलोड करते हैं ताकि उन्हें अपने खोए हुए फैमिली मेम्बर या फिर दूर के रिश्तेदार के बारे में पता लग सके। तो जिस डीएनए से डीएंजेलो का डीएनए मैच हुआ, तो जब पुलिस ने उस बंदे का और डेटा निकाला तो उस डेटा के बेसिस पे पता चला कि ये बंदा तो ये सारे क्राइम नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी बहुत सब चीज़ें मैच नहीं हुई थी, जैसे कि उसकी लोकेशन एंड ऑल जब ये सब क्राइम हुए थे। लेकिन एक बात तो कंफर्म हो गई थी कि क्रिमिनल इसी के फैमिली ट्री यानी मामा मामी भाई बहन पापा या बुआ कोई भी हो सकता था। तो पुलिस उस बंदे के डीएनए से उसकी पूरी फैमिली ट्री तैयार करती है, उसके पापा से लेकर उसके दादा से लेकर बुआ, मतलब जितने भी लोग थे। फिर उन सब के डिटेल्स निकाले गए और जो सस्पेक्ट था उसके रिकॉर्ड से मैच कराए गए, जैसे लोकेशन क्या थी लोगों की 94 से 1986 के बीच, क्या एज रही होगी लोगों की इन सालों के बीच, ऐसी बहुत चीज़ें मैच कराई गई। फिर लास्ट में डेट आती है 18 अप्रैल 2018 और सिर्फ 2 बंदे ऐसे पाए जाते हैं जिनके डेटा जो है वो क्रिमिनल के डेटा से बहुत ज़्यादा मैच हो रहे थे। तो पहले बंदे को बुलाया गया और उसका डीएनए मैच करा के देखा गया, तो वो पूरी तरीके से मैच नहीं हो रहा था। तो फाइनली अब डीएंजेलो ही बचा था और पुलिस को बिलीव था कि डीएंजेलो ने ही सारे क्राइम किए हैं, बट बिना किसी सबूत के आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। तो पुलिस को सबूत चाहिए थे पहले, तो उसके लिए उनको डीएंजेलो का डीएनए चाहिए था, और ये रूल है कि आप शक के बेसिस पे किसी का डीएनए नहीं ले सकते जब तक आपके पास कोर्ट का ऑर्डर नहीं है। तो पुलिस को डीएंजेलो का डीएनए चोरी छुपे लेना था। तो डीएंजेलो अपनी बेटी और ग्रैंड डॉटर के साथ रहता था और वो 18 अप्रैल को डिपार्टमेंटल स्टोर गया था अपनी कार लेके, और जैसे ही वो डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर गया, पुलिस ने तुरंत डीएंजेलो के कार से जो भी डीएनए उनको मिल सकता था, जैसे कि फिंगरप्रिंट हो या फिर हैंडकरचीफ, सब कलेक्ट किया और उसको लैब भिजवा दिया क्रिमिनल के डीएनए से मिलाने। तो अब डेट आती है 20 अप्रैल और रिपोर्ट आती है और उसमें डीएंजेलो का डीएनए मैच हो जाता है क्रिमिनल के डीएनए से। बट पुलिस डीएंजेलो के खिलाफ स्ट्रॉन्ग केस बनाना चाहती थी, तो उसने डीएंजेलो के और भी सैंपल कलेक्ट किए, जैसे कि उसके डस्टबिन से टिश्यू पेपर जिसमें उसने पसीना पोंछा था, तो वो भी मैच हो गया था उस डीएनए से जो उन्होंने क्राइम स्पॉट से कलेक्ट किए थे। फिर फाइनली डीएंजेलो को 24 अप्रैल 2018 को उसके घर से अरेस्ट किया गया और फिर उसकी कोर्ट में पेशी की गई, जहां उस पे लगभग 50 रेप, 13 मर्डर और 120 के करीब चोरियों का इल्ज़ाम लगाया गया। बट कैलिफोर्निया स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन के तहत उस पे रेप का चार्ज नहीं लगाया जा सकता था। अब कैलिफोर्निया स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन रूल ये था कि
क्रिमिनल पे एक फिक्स टाइम इंटरवल में ही रेप का चार्ज लगाया जा सकता था, बट डिएंजेलो के केस में ये टाइम इंटरवल खत्म हो चुका था। अब जितने भी इल्ज़ाम लगाए गए थे डिएंजेलो के ऊपर, उनमें से कुछ ही केस में डिएंजेलो के खिलाफ सबूत मिला था, बाकी सब में नहीं। तो उस पर जो चार्ज लगाया गया था उनमें से कुछ ही प्रूव हो पाए थे, सारे नहीं। तो इसी के बेसिस पे विक्टिम्स और उनके लॉयर ने डिमांड की कि डिएंजेलो को फांसी होनी चाहिए। बट आप सबको पता है कि फांसी ऐसे ही नहीं हो जाती, वो एक लंबा प्रोसेस होता है जिसमें बहुत टाइम लगता है। आप सब निर्भया का केस तो जानते ही हैं, इसमें 8 से 9 साल लग गए फाइनल वर्डिक्ट आने में, क्योंकि आप किसी लॉ में लूपहोल निकाल के अपनी फांसी का समय एक्सटेंड करवा सकते हैं। और इसमें जो विक्टिम्स है उनका पैसा भी बहुत लगता है। आपको तो पता ही होगा निर्भया की फैमिली की कंडीशन आफ्टर हर डेथ। तो इसी के चलते डिएंजेलो ने ये शर्त रखी कि अपने सारे गुनाह कबूल कर लेगा अगर उसकी फांसी की सज़ा माफ़ कर दिया जाएगा। एक हिसाब से ये सही भी था, क्योंकि एक तो सबको जस्टिस भी मिल जाएगा, क्योंकि डिएंजेलो अपने सारे गुनाहों को कबूल कर लेगा और ऊपर से विक्टिम्स का पैसा भी बचेगा। तो इसी के चलते डिएंजेलो अपना सारा गुनाह कबूल कर लेता है और कोर्ट फैसला करती है कि वो अपनी सारी ज़िंदगी जेल में ही बिताएगा। और जब डिएंजेलो का पूरा कोर्ट रूम ट्रायल ख़त्म हुआ तो देखिए उसने क्या बोला। I've listened to all your statements, each one of them. And I'm truly sorry to everyone I've heard. Thank you, Your Honor. Thank you, sir. तो इस तरीके से सारे विक्टिम्स को फाइनली इंसाफ मिला। तो अगर मैं कुछ रीजंस की बात करूं जिसकी वजह से डिएंजेलो क्रिमिनल बना होगा, तो पहला तो रीज़न ये हो सकता है क्योंकि डिएंजेलो को उसके फादर उसके चाइल्डहुड में अब्यूज़ किया करते थे। तो बड़े होके जब भी वो ये सब क्राइम करता होगा तो शायद हो सकता है कि वो अपना डोमिनेंस प्रूव करना चाहता होगा कि ही इज़ नॉट वीक, जैसा कि वो अपने बचपन में था व्हेन हिज फादर यूज्ड टू अब्यूज़ हिम। दूसरा और जो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है वो उसका रिलेशनशिप विथ बॉनी जीन कॉलवेल के साथ था, जो कि उसकी क्लासमेट थी सियरा कॉलेज में। जीन का कहना था कि डिएंजेलो बड़ा ही मैनिपुलेटिव और अब्यूज़िव था, इस वजह से उसने उससे ब्रेकअप कर लिया था। बट ब्रेकअप के बाद डिएंजेलो ने जीन को गन पॉइंट पर रखकर उससे शादी करने की कोशिश की थी। तो मेरा मानना ये है कि जब वो औरतों का रेप करता था तो वो जीन के बारे में सोच रहा होता था, जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाया था, और अब वो दूसरे लेडीज़ का रेप करके अपनी डोमिनेंस को प्रूव करना चाह रहा होगा अपने माइंड में। तो ये थी गोल्डन स्टेट किलर की पूरी कहानी। आई होप कि आपको ये क्राइम थ्रिलर पसंद आया होगा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।